नमस्कार, सुप्रभात। आईनेक्स न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और इस बुलेटिन की सबसे पहली खबर जगदलपुर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। इस आयोजन में बस्तर संभाग के 7 जिलों के 2676 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि साल 2030 तक बस्तर संभाग को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित बस्तर के हर गांव तक सड़क, हर घर तक बिजली और वन उपज के प्रोसेसिंग के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि बस्तर तेजी से नक्सलवाद मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को राम राम कहते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि बस्तर हमेशा शांति, खेल और विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए नए अस्पताल, सिंचाई परियोजनाएं और कुपोषण मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नक्सलवाद पर सख्त संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए सरकार पुनर्वास योजनाएं चला रही है। अमित शाह ने कहा कि 2026 तक विकसित और नक्सल मुक्त बस्तर हमारा संकल्प है। माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील भी इस दौरान की। 2030 तक विकसित बस्तर बनाना हमारा संकल्प, अमित शाह ने कहा। कुपोषण मुक्ति के लिए विशेष अभियान भी अब चलाया जाएगा। तो बस्तर ओलंपिक का कल समापन हुआ और इस समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। जगदलपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो सरेंडर नक्सलियों के लिए विशेष योजनाएं भी लाई गई है। 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सली इन खेलों में आपको बता दें कि शामिल भी हुए और सरेंडर नक्सलियों का ताली बजाकर स्वागत करें। हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने की अपील भी इस दौरान की गई। हमारी बस्तर की संस्कृति दुनिया भर में सबसे समृद्ध संस्कृति, ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, समग्र भारत की सबसे समृद्ध विरासत है। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया है। गत साल 1,65,000 खिलाड़ी खेले थे, इस बार 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 2.5 गुना वृद्धि हुई है और बहनों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंजना चाहिए। भाइयों से बच्चियों ने ज्यादा खेला है। गोलियों की गूंज जहां पर थी, वहां स्कूल की घंटियां बज रही है। सड़क बनाना जहां स्वप्न था, वहां रेल और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं और जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये 700 खिलाड़ी जो नुआ बांट के खेले हैं, इस समग्र देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। और यही है नए भारत की मोदी जी की संकल्पना, विकसित बस्तर की करनी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। यह मंदिर मंत्रालय परिसर के गेट नंबर 4 के पास स्थित है। 10 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह हनुमान मंदिर में मौजूद रहे और मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। इस मंदिर में 31 जुलाई 2018 को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर में पूजा अर्चना और इसके इतिहास के संबंध में पुजारी से बातचीत की है हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने।
तो मंत्रालय के गेट नंबर 4 के पास ये मंदिर है। पूजा अर्चना कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। जनता की सुख समृद्धि की कामना भी इस दौरान उन्होंने की। तो 10 मिनट तक गृह मंत्री शाह मंदिर में आपको बता दें कि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ इस दौरान मौजूद थे। तो अमित शाह ने हनुमान जी के दर्शन भी किए। तो अपने छत्तीसगढ़ प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जगदलपुर के लिए रवाना हो रहे थे तो बीच रास्ते में उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में रुककर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। तो मंत्रालय में कर्मचारियों की लगातार तबियत बिगड़ रही थी। मंदिर का इतिहास आपको बता रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। कर्मचारी एक्सीडेंट जैसी अग्रिम घटनाओं से भी लगातार परेशान थे। तो मंत्रालय परिसर के बाहर लगातार एम्बुलेंस रखना पड़ता था। हालात इतने ज्यादा खराब थे। अधिकारी कर्मचारियों की सहमति से बजरंग बली का मंदिर यहां पर बनवाया गया। तत्कालीन मुख्य सचिव आरपी मंडल ने इसके भरपूर योगदान भी दिया था इस मंदिर के निर्माण में। मंदिर बनने के बाद भी लगातार दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिर में कल पहुंचे हुए थे और उन्होंने दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दर्शन किए। तो मंदिर का निर्माण 2018 में कराया गया था। मंत्रालय में कर्मचारियों की लगातार उस वक्त तबियत बिगड़ रही थी। आए दिन कर्मचारी एक्सीडेंट का शिकार होते थे। हालात ऐसे थे कि मंत्रालय के बाहर एम्बुलेंस हमेशा खड़े रखने पड़ते थे। आपसे कुछ देर पहले अमित शाह इसी मंदिर में आकर दर्शन करके गए। ये मंदिर जो है वो काफी पुराना है और 2018 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। मंत्रालय परिसर में ही ये मंदिर जो है वो स्थित है और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपसे कुछ देर पहले पहुंचे थे। उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। पुजारी जी हमारे साथ हैं, पंडित जी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, कब इस मंदिर की स्थापना हुई थी, क्या इतिहास है यहाँ पर? इस मंदिर का स्थापना 31 जुलाई 2018 को मंगलवार को हुआ था और ये जगह पहले से ही यहाँ हनुमान जी विराजित थे पर इसको मूर्ति के रूप में यहाँ पर। अच्छा, आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, आप लोग पूजा अर्चना भी कराए, क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या कैसे आशीर्वाद लिया? भगवान का प्रेम से उन्होंने पूजा किया और पूजा करके बस उनको जल्दी था तो सबके लिए प्रार्थना की, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे एक वो अनुभूति होती थी कि यहाँ पे एक विधिवत रूप से जो संस्कार पूजा पान अनुष्ठान होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों को हमने खोया। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमको 24 घंटे यहाँ पर हमको एम्बुलेंस की व्यवस्था रखनी पड़ती थी। अर्पण करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा है कि वो कार्य भी उनके सिद्ध हुए हैं और बाद में वो अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे श्रीफल या जो भी उनका अर्पण करना होता है वो कर जाते हैं। वो कोई किसी के एक्सीडेंट होना, किस टाइप का, कोई अचानक तबियत बिगड़ जाना, इस टाइप की बहुत सी घटनाएं घटती थी जी। अब उसके बाद बाबा जी के यहाँ बैठने के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गए एकदम। हाँ, एकदम बढ़िया शांत है। हाँ, ऐसे ही सर स्टाफ कई लोग ही मैंने चलते चलते कर्मचारी भाई लोग ही करवाए हैं। ऐसा उनका मन में आया कि चलो बाबा जी को यहाँ ये करना चाहिए, स्थापित कराना चाहिए करके। तो पहला पीछे नीम का झाड़ था, वहाँ पर स्थापित करवाए। एक साल भर 2 साल जो है वहाँ रहे, उसके बाद फिर इधर जीर्णोद्धार हुआ। मतलब फिर तब से सुचारू पूजा सब। तो ये मंदिर के पुजारी जी हैं जो बता रहे हैं कि 2018 से मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया, लेकिन मूर्ति यहाँ पर हनुमान जी की काफी पहले से है। और जो मंत्रालय में विभिन्न घटना दुर्घटना की स्थितियां बनती थी, कभी किसी कर्मचारी को परेशानी होती थी, तो कर्मचारियों की ओर से मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये मान्यता थी कि हनुमान जी के यहाँ पर रहने से सभी दिक्कतें दूर होगी, भगवान जो है उनका आशीर्वाद यहाँ पर होगा और ये फलीभूत भी हुआ। इसी वजह से आज यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दर्शन करने आए। हालांकि जिस भी शहर में होते हैं मंगलवार या शनिवार को तो हनुमान जी का दर्शन जरूर करते हैं, तो आज हनुमान जी का दर्शन भी उन्होंने किया, आशीर्वाद भी लिया और यहीं से बस्तर के लिए रवाना भी हुए। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट के बाद देर रात भोपाल और दिल्ली दोनों स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। दरअसल मध्य प्रदेश में सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान आतंकी संगठन सिमी पर कार्रवाई हुई थी। सिमी आतंकी एनकाउंटर, हट के नेटवर्क और कई आतंकी मॉड्यूल पर कार्रवाई हुई थी। इंटेलिजेंस इनपुट को ध्यान में रखते हुए संबंधित एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए। भोपाल में
74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों ओर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आवास के बाहर और आसपास अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई। इसी तरह दिल्ली स्थित केंद्रीय मंत्री के सरकारी आवास पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके बावजूद मिले इनपुट को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा में और इजाफा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश के DGP, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त सुरक्षा और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। भोपाल स्थित बंगले के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई है। बंगले के बाहर पुलिस की भी तैनाती बढ़ चुकी है। Z+ सुरक्षा के बाद भी आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को अब अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को हमले का इनपुट मिला था। शुक्रवार देर रात ये इनपुट मिला और उसके बाद ये शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली में शिवराज के आवास पर सुरक्षा और भी ज्यादा पहले से बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन जो इनपुट मिला उसके बाद इनकी और भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आतंकी खतरा है। बिल्कुल, ये जो जानकारी है इंटेलिजेंस के पास पहुंची है कि शिवराज सिंह चौहान को थ्रेट है और उन्हें आतंकी संगठन कभी भी निशाने पर ले सकता है, और इसी के चलते जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है। देख सकते हैं इस वक्त हम शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर खड़े हुए हैं और बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर की हुई है, और ये इनपुट जो है इंटेलिजेंस के पास पहुंचा है कि जो आतंकी संगठन है उसके निशाने पर शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, और इसी वजह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था में और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में कई सारे काम मध्य प्रदेश में हुए थे, कई सारे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सबसे बड़ी कार्रवाई तो जेल ब्रेक कांड के बाद हुई थी, जिसमें सिमी के आतंकियों का एनकाउंटर किया गया था। इसके अलावा HUT, जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठन थे जिनके नेटवर्क को ब्रेक किया गया था। उस समय की ATS ने और तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी सभी ने मिलकर मध्य प्रदेश में बड़ी से बड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की थी। मुख्यमंत्री के बाद जब वो केंद्रीय कृषि मंत्री बने तो उसके बाद उनको Z+ सुरक्षा दी गई थी, जबकि अमूमन किसी भी कैबिनेट मंत्री को Z+ सुरक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन उन्हें Z+ सुरक्षा इसी डर की वजह से दी थी। लेकिन अब 2 दिन पहले इस बात की जानकारी इंटेलिजेंस को लगी थी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, और इसी के चलते न केवल भोपाल बल्कि उनके दिल्ली के आवास पे भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, और उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दोबारा से जांचने और दोबारा से पुख्ता करने के निर्देश भी यहाँ पर गृह मंत्रालय ने दिए हैं। और यही वजह है कि इस शिवराज सिंह चौहान लगातार ऐसे संगठनों के निशाने पर हैं, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI भी इस मामले में इन्वॉल्व हो सकती है। इस तरह की जानकारी सामने आई है। हालांकि INS न्यूज से जब इंटेलिजेंस के सूत्रों से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा हो सकता है और वो आतंकी संगठन के निशाने पर है। भोपाल से INS न्यूज के लिए कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। इधर दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता में अचानक आई गंभीर गिरावट के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होने और एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 के पार पहुंचने की वजह से यह फैसला लिया गया है। CAQM यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण से आम जनजीवन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इसी को देखते हुए ग्रैप 4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं ताकि प्रदूषण के स्रोतों पर तुरंत लगाम लगाया जा सके।
तो प्रदूषण को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की जाती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर लागू होती है ये ग्रैप 4 जो लागू किया गया है दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर इसे लागू किया जाता है। तो जहरीली होती जा रही है अब दिल्ली की हवा। धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर इस दौरान अब पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। स्कूलों की खेल गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अब दिल्ली में। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध पूरी तरीके से लगा दिया गया है। तो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में प्रतिबंध रहेगा। वहीं अन्य भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है इस दौरान। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि CNG और इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो को की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दी जाती है। सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव जैसे उपाय भी इस दौरान किए जाते हैं। तो कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम भी चालू कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। तो CAQM ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। MCD और GNCT के सभी दफ्तरों का समय पूरी तरीके से अभी फिलहाल के लिए बदल दिया गया है। MCD दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए चलेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। तो साल 2023 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे खास दिन, अपने जन्मदिन पर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था, जिसके चलते पर्यटक भी यहां लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए हैं। दिखाते हैं। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चलाया गया प्रोजेक्ट चीता केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये एक सपना था जिसमें विलुप्त हुई चीतों की प्रजाति को फिर से बसाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था, जिसके बाद अब चीतों की संख्या यहां 27 हो गई है। INH न्यूज की टीम भी कूनो नेशनल पार्क पहुंची, जहां नेशनल पार्क का जायजा लिया। इस वक्त हम कूनो नेशनल पार्क के मुख्य गेट के सामने खड़े हुए हैं और देख सकते हैं ये रहा कूनो नेशनल पार्क का मुख्य गेट। ये एक नेशनल पार्क नहीं बल्कि एक सपना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में संजोया था। हालांकि चीतों को दोबारा से यहाँ पर बसाने के लिए काफी मशक्कत की गई। 2020 से इस पर काम किया गया और आखिरकार ये प्रोजेक्ट जो है वो सफल भी हुआ। और अब न कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में विख्यात है। इस वक्त कूनो नेशनल पार्क में 26 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यही वजह बनता है कि पूरे देश के पर्यटक यहां पर आना चाहते हैं। शुरू के 1 घंटे में ही हमें यहां तेंदुए के साथ कई प्रजातियां दिखाई दी। हमारे साथ मौजूद नेचुरलिस्ट ने बताया कि कैसे ये प्रजातियां जंगल में रहती हैं। ये कूनो नदी जो है कूनो रिजॉर्ट या कूनो जंगल से ही निकलती है और उसके बाद जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। यानी साफ तौर पर कहा सकता है कि चंबल नदी की सहायक नदी है ये। यहाँ के नेचुरलिस्ट हैं शुभम, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शुभम, इस नदी की क्या खासियत, क्योंकि मगरमच्छ भी है यहाँ पे और चंबल तो खैर मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए सब काफी प्रसिद्ध भी है। इस नदी के क्या क्या फायदे और यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलता है और सबसे बड़ी बात पर्यटन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सर, कूनो नेशनल पार्क के बारे में जैसा हम जानते हैं कि श्योपुर जिले में ही पूरा ये पार्क फैला हुआ है और कूनो नदी से इसको ये नाम मिला है कहीं ना कहीं। तो इसमें जो कूनो नदी इस पूरे पार्क के साथ साथ यहाँ के लोगों की भी जीवन रेखा है, क्योंकि यहाँ बारिश इस क्षेत्र में अमूमन MP की तुलना में कम होती है। तो ये नदी साल भर इसका जल जो होता है यहाँ के वन्य जीवों को भी जीवन देता है, साथ ही साथ लोगों को भी जीवन देता है। जैव विविधता है क्योंकि घड़ियाल वगैरह मगरमच्छ वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। मगरमच्छ कूनो नदी में काफी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर घड़ियाल भी छोड़े गए थे। तो अब यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रजाति के कछुए, कई प्रजाति की मछलियां और वन्य जीव तो हैं ही। तो कूनो का बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान है। काफी तलाशने के बाद चीते की एक झलक हमें दिखाई दी। 786 स्क्वायर किलोमीटर के इस नेशनल पार्क में चीतों के अलावा कई ऐसे स्पॉट दिखे जो पर्यटकों को लुभाते नजर आए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम मैंने सफारी करी हुई है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। पीस ढूंढने आया था, पीस मेरे को मिला यहाँ पे। बाय प्रोफेशन में DJ हूँ, मेरे स्टेज नेम रेड जैम है। तो शोर भरा जीवन है, उसके बीच में
पीस ढूंढने आया हूँ। पीस मेरे को मिला, शांति बहुत मिली। उस बीच में हम लोग मॉर्निंग सफारी के लिए निकले थे, हमने यहाँ पे लेपर्ड एक्सपीरियंस किया। अभी चीता का भी होप कर दे कि हमें चीता भी देखने को मिलेगा। कूनो में आने वाले पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी कई इंतजाम किए हैं। नवंबर से मार्च तक एमपीटी हर साल यहाँ टेंट सिटी लगाता है, जहाँ न केवल लोगों के रुकने की व्यवस्था बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फिजियोथेरेपी और योगा के सेशन भी पर्यटकों को दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि लोग वेकेशन पे आते हैं तो बहुत बार हम वेकेशन पे आकर सिर्फ खाना पीना घूमना इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप नेचर के बीच अपनी वेलनेस की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी जगह है क्योंकि एकदम फ्रेश एयर है और मौसम आपको बहुत अच्छा मिलता है, स्पेस एकदम साइलेंट और पीसफुल है, तो इसलिए मुझे लगता है वेलनेस की शुरुआत के लिए बहुत सुंदर जगह है। कूनो नेशनल पार्क के बफर जोन में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवखो भी हम पहुंचे। इस स्थान को लेकर लोगों का मानना है कि ये साधुओं की तपस्या स्थली थी, जिसे अब एमपीटी और वन विभाग ने पर्यटकों के लिए विकसित किया है। श्योपुर जिले के कूनो पार्क से सटे हुए देवखो में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में लुभाने वाली है। कुछ पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आए, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के शायद लोकल्स भी हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए आप? मैं सर यही लोकल का हूँ, पास में से शिवपुरा गाँव है मेरा टपरी। क्या खासियत है इस मंदिर की? कोई सब देख रहे हैं कि जहाँ पे शिव जी की पिंडी स्थापित है वहीं पर झरने बह रहे हैं, कितने झरने हैं ऐसे, और इस जगह को लेकर क्या मान्यता है? जी, जगह को लेकर बहुत बड़ी मान्यता है। पुरानी पूर्व संतों की तपस्वी जगह है। यहाँ पे यही मान्यता है, संतों ने तपस्या की है तो भोलेनाथ की गंगा मैया की कृपा हो गई और उनके ऊपर ही डायरेक्ट धार यहाँ पर आ गई है। उसी वक्त से वहाँ सिद्ध भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया गया। प्रोजेक्ट चीता की वजह से पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश को इसका काफी फायदा हुआ है। यही वजह है कि हर तरफ चीतों को देख रेख के लिए पूरा अमला लगा है। तो वहीं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। कूनो नेशनल पार्क में लेपर्ड की संख्या काफी ज्यादा है और यही वजह है कि लेपर्ड काफी आसानी से यहाँ पर दिख जाते हैं। चीतों की संख्या अभी कम है, यही वजह है कि चीते काफी आसानी से पर्यटकों को नहीं दिख पाते हैं। लेकिन फिर भी पूरे देश में एक लौता नेशनल पार्क है जहां पर चीते मौजूद हैं और यही वजह है कि पर्यटक लगातार यहां पर चीतों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जीरादह के जैसे कई स्पॉट्स भी यहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से पर्यटक यहां पर ऐसे कई नज़ारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कूनो नेशनल पार्क न केवल एक प्रोजेक्ट है बल्कि ये सपना है भारत के उस भविष्य का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब चीतों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तो न केवल देश से बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। श्योपुर से कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।